बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के साथ पेश खिदमत हैं कि जिसमें मैं आज आपको नुमेरिकल्स करवाऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, और इस नुमेरिकल को समझाने के लिए मैं दो मुख्तलिफ मेथड का सहारा लूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने साथ रजिस्टर और पेन रख लीजिए, बिकॉज जब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा तो नेक्स्ट स्लाइड शुरू होते ही वो क्वेश्चन आपके सामने से डिसअपेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ आपका बेहतरीन रब्त कायम रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको रजिस्टर में नोट कर लें। नुमेरिकल शुरू करने से पहले कुछ की पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं। तो देखो बेटा, जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होता। इसको चेक करने के लिए ऐसा हम नहीं करते कि केमिकल इक्वेशन का सहारा ले लें और केमिकल इक्वेशन में हम ब्लाइंडली देखें कि दो रिएक्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर उसको लिख दें, या केमिकल इक्वेशन में हम ब्लाइंडली ये देखें कि ए के साथ 2 भी लिखा हुआ है तो वो थर्ड ऑर्डर है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि करना ये होता है कि हमें एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्ज़र्व करना होता है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व करने के लिए सबसे आसान और इजी टेक्निक होती है, वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड। इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड में सबसे पहले दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को सेम रखा जाता है कि जिससे इनका रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि एक रिएक्टेंट को कांस्टेंट रख देते हैं और दूसरे की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं और देखते हैं क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, और अगर वो फ़र्क या डिफरेंस आया तो वो किस रिस्पेक्ट से आया, और फिर इस डिफरेंस को हम रेफरेंस बनाकर या इस डिफरेंस को हम बुनियाद बनाकर किसी भी रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, नुमेरिकल में बात आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है तो फिर कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद हमें रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क दिखाई देगा या क्या फ़र्क हमारे सामने आ सकता है। तो देखो बेटा, कि अगर कोई भी रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट ए या बी, किसी की भी आप बात कर लें, उसके रिस्पेक्ट से अगर फर्स्ट ऑर्डर है, तो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद ए या बी की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो आप ये मुलाहिजा करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। यानी कंसंट्रेशन का डबल होना रेट ऑफ रिएक्शन को भी डबल कर रहा है। इसका मतलब है बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप है। तो ए या बी के रिस्पेक्ट से आपका जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। इसी तरीके से आपने कंसंट्रेशन को डबल करने के बजाय ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया। मिसाल के तौर पे इनिशियली आपने 0.1 मोलर का सोल्यूशन लिया और जब आप फाइनली इसके इफ़ेक्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपने 0.1 से 0.3 कर दिया। अब 0.3 करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन में भी इसी तरह 3 गुना का फ़र्क आ गया कि मिसाल के तौर पे वो 3 एक्सपोनेंट की पावर -3 था, वो 9 एक्सपोनेंट की पावर -9 तक पहुंच गया। तो अब भी लीनियर रिलेशनशिप है कि अगर ये भी 3 गुना बढ़ा तो ये भी 3 गुना बढ़ गया। तो आप ये कह सकेंगे कि रिएक्टेंट ए या बी जिसकी रिस्पेक्ट से आप इसको चेक कर रहे थे, तो आपका रिएक्शन उस रिएक्टेंट के हवाले से क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन बच्चों, होता ये कि कभी कभार हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं और हमें ड्रास्टिक चेंज हमारे सामने आता है। वो चेंज क्या हो सकता है? वो चेंज ये हो सकता है कि आपने ए या बी किसी भी एक रिएक्टेंट की, ये हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट है, उसी जब कंसंट्रेशन को आपने डबल किया तो आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन वो 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना बढ़ने का मकसद ये है कि 4 क्या है, वो 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका रिएक्शन उस ख़ास रिएक्टेंट ए या बी जिसके मुतालिक आप स्टडी कर रहे हैं और जिसकी कंसंट्रेशन को आपने डबल किया, तो उसकी रिस्पेक्ट से क्या है, सेकंड ऑर्डर। इसी तरीके से अगर आपने कंसंट्रेशन में 3 गुना इजाफा किया और रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ के आपके सामने आया, तो 9 क्या है, वो स्क्वायर है 3 का, यानी अभी भी स्क्वायर टाइम्स रिलेशन हमारे सामने निकल कर आई। इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा उस ख़ास रिएक्टेंट ए या बी की रिस्पेक्ट से कि जिसकी कंसंट्रेशन में आप इजाफा कर रहे हैं। तो ये बुनियादी बातें आपसे डिस्कस करना थी, और डिस्कस करने के बाद दरअसल पहला मेथड इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। बिला ताख़ीर नुमेरिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये नुमेरिकल 2018 में सेक्शन बी में आया है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 होता है MCQs के बाद, और इसका ये पार्ट 14 है। आपसे कह रहे हैं कि आप पता लगा लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन का जिसमें रिएक्टेंट ए और बी प्रोडक्ट बनाते हैं। इस डेटा के आपके सामने रख दिया इन्होंने। अब देखो, मैंने वही बात जो आपसे स्टार्टिंग में कही कि आपने ब्लाइंडली ये नहीं देखना है कि एक रिएक्टेंट ये रहा, दूसरा रिएक्टेंट ये रहा, लीजिए जी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ गया। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना होता, बल्कि आपने इस सीरीज़ को देखना है एक्सपेरिमेंट की, उससे अंदाज़ा लगाना है। ये सीरियल नंबर नहीं है बच्चों, ये सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट है। वही इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड, पहले सेम कंसंट्रेशन है, फिर देखो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है,
अब अगर आप ये चाहते हो कि आप रिएक्टेंट ए को स्टडी करो तो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाए, लेकिन इस दौरान बी की कंसंट्रेशन चेंज ना हो, यानी कि वो कांस्टेंट रहे। बिकॉज अगर बी की कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी तो आप ए के इफेक्ट को किस तरीके से स्टडी कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यानी सीएल नंबर 1 से 2 में जाते हुए ए की कंसंट्रेशन में तो चेंज आया, यानी वो डबल हो गई, लेकिन बी की कंसंट्रेशन सेम रही यानी कांस्टेंट रही। इसका मतलब ये है कि अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को विद रिस्पेक्ट टू ए बासानी स्टडी कर लूँगा। और मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मेरे पास कंसंट्रेशन ए की डबल हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है कि ये भी डबल हो रहा है कि अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा 6। इस बात को मैं सोल्यूशन में ऐसे बयान करूँगा। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो सबसे पहले ये कि आपसे कहेंगे कि भाई इसका रेट एक्सप्रेशन लिख के दो, बिकॉज रेट एक्सप्रेशन में आपको हो सकता है कि ए और बी की पावर्स भी मिलें, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के दो। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपसे कहते हैं कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी निकाल के दो, तो यहाँ पर मैं आपको ये न्यूमेरिकल तरतीब से करवाऊँगा। मिसाल के तौर पर पहली चीज़ हम रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ इनको लिख कर दिखा रहे हैं। और गिवन डेटा से हमें क्या बात समझ में आई, वो ये बात समझ में आई कि जब कंसंट्रेशन ए की डबल हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, डबल हो गया। लीनियर रिलेशन है, इसका मतलब आपका रिएक्शन रिएक्टेंट ए की रिस्पेक्ट से क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर ए का टैग लगा दें। अब वही बात है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने से डिसअपेयर हो रहा है, लेकिन बात मैं यहीं पे समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा कि जब बी की कंसंट्रेशन पहले रिएक्शन से तीसरे रिएक्शन में आते हुए चेंज हुई, लेकिन ये बात आपके लिए गौर तलब है कि रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन फर्स्ट से थर्ड के दरमियान क्या है, सेम है। इसका मतलब है ए कांस्टेंट हो गया, लेकिन बी में क्या आ गई, वेरिएशन। अब इस बी की वेरिएशन के जरिए हम क्या समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस। तो देखो बेटा, जब बी की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। यानी अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 9। इसी बात को बुनियाद बनाकर हम आगे ये लिखेंगे कि जनाब कि जब हमने कंसंट्रेशन बी की 3 गुना यानी ट्रिपल्ड कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, ट्रिपल्ड हो गया। लीनियर रिलेशन है, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट से भी आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का टैग लगा दीजिए। अब आपने क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देना है। और जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप रिमूव करते हैं तो आप दो चीज़ें लेकर आते हैं, एक साइन ऑफ इक्वालिटी और एक कोई कांस्टेंट फैक्टर, जो कि यहाँ पर के है। तो ये आपका पहला काम हो गया कि आपने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, रेट एक्सप्रेशन लिख के दिखा दिया इस गिवन डेटा का। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है कि जो रेट एक्सप्रेशन है ना, इसमें रिएक्टेंट की जो पावर्स हैं उन पावर्स को सम कर लेने से आपके सामने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अगर ए और बी के पास कोई पावर नहीं है तो यकीनन वो क्या पावर होगी, वो पावर होगी 1। तो अब इन दोनों पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने से हमारे सामने क्या आया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब कहने का मकसद ये है कि जहन में एक सवाल पैदा होता है कि जब हम डेटा को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो क्या ही बेहतर नहीं है कि इसको मैथमेटिकल ही चेक कर लें। तो यकीनन दूसरा मेथड हमारे पास मैथमेटिकल ही है कि इन तमाम बातों को जिसको हमने मफरूज़े के तौर पे आपके सामने लिखा, तो इसको हम मैथमेटिकल वे में भी कर सकते हैं। तो आइए इसी सवाल को अब मैं सेकंड मेथड के ज़रिए सॉल्व करवाऊंगा। और आप ये देख रहे होंगे कि तीसरी बात तो रह ही गई, यानी कि के की कैलकुलेशन करना, जो कि मैंने आपसे कहा था। तो के की कैलकुलेशन मैं आपको इसके बाद करके दिखा रहा हूँ। पहले सेकंड मेथड देख लो, मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। सवाल वही है, अगर सवाल उतार चुके हो तो सवाल नहीं उतारना, नीचे हेडिंग डाल लो सेकंड मेथड के। अब सेकंड मेथड क्योंकि मैथमेटिकल मेथड है तो आपने बता देना है कि भाई मिसाल के तौर पे आप m और n को पावर मान रहे हो रिएक्टेंट्स a और b की रेट एक्सप्रेशन में। यानी कि हमें करना क्या होता है कि रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की पावर के ज़रिए उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो आप यही बताना चाह रहे हैं सबसे पहले एग्जामिनर को या चेकर को कि भाई देख लीजिए कि मैं m और n से मुराद ले रहा हूँ a और b की पावर्स जो कि रेट एक्सप्रेशन में आएंगी। अब आपने सबसे पहले m की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए, जो कि रिएक्टेंट a की क्या है, पावर है, किसमें, रेट एक्सप्रेशन में। तो आपने करना क्या है, वही बात जो हम पीछे देख कर आए ना, उसी बात को मैथमेटिकली आपने चेक करना है कि भाई यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल हुई तो यहाँ पे रेट पे क्या फ़र्क आया। तो इसके लिए आपने 1 और 2 सीरियल नंबर एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया।
याद रखो जब मैथमेटिकल वे यूज़ करोगे तो ऊपर हमेशा हायर कंसंट्रेशन या हायर वैल्यू आएगी और डिवाइड में लोअर कंसंट्रेशन या फिर लोअर वैल्यूज़ के इस्तेमाल करना होगा। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कंसंट्रेशन ए की क्या थी 0.2, वो यहाँ ला के पुट कर दो। और एक्सपेरिमेंट नंबर ए में ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.1, वो यहाँ ला के पुट कर दो। फिर रेट 2 की वैल्यू यहाँ लिख दो और रेट 1 की वैल्यू यहाँ लिख दो। देखो एक्सपोनेंट की पावर -c से एक्सपोनेंट की पावर -c तो ईजिली कट हो गया और फिर इन दोनों को डिवाइड कर लो। कोई मुश्किल काम नहीं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला कैलकुलेशन का काम नहीं करवाया जा रहा, तो ईजी है, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो जब 0.2 को 0.1 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। और सिंपल सी बात है, 3 का टेबल इस उम्र में तो आपको आता ही होगा कि 3 1 टाइम्स 3 और 3 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब अगर 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या कंसिडर करोगे 1 पावर। और ये लोगैरिथम के चैप्टर में आप पढ़ के आए हो ये बात कि अगर बेसिस सेम हो तो बेसिस को छोड़ते हुए आपसे पावर को इक्वेट कर सकते हो। तो 2 के बराबर इसको छोड़ दें, हमारे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन m के साथ में कौन आ रहा है 2 की पावर 1, तो इसका मतलब है m यहाँ पर किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। तो ये फैक्टर आपने मालूम कर लिया। अब इस फैक्टर को मालूम करने के साथ ही आप इसको रेट एक्सप्रेशन में पुट करवा दो कि dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ a के, और आपको पावर मिली 1 और वो 1 पावर आपको लिख के नहीं दिखाना होती। देन आपने क्या करना है, इक्वेशन का टैग लगाना है और अब आपने n की वैल्यू को कैलकुलेट करने की तरफ आगे बढ़ लेना है। अब ये देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 1 का सहारा लेंगे। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 3 में जाते हुए b की कंसंट्रेशन तो चेंज हुई थी, लेकिन a कांस्टेंट रहा था, और a का कांस्टेंट रहना हमारे लिए इस वजह से फ़ायदेमंद है कि अब हम क्या कर सकते हैं, b के हिसाब से रेट के ऊपर आने वाले फ़र्क को स्टडी कर सकेंगे। बच्चों वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके सामने ये रिज़ल्ट आएगा कि जब आप 0.3 को 0.1 से डिवाइड करेंगे और 9 और 3 का रेशो लेंगे, फिर एक बार फिर 3 की जब कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है 1 है, और n की इस तरीके से वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो यकीनन मैथमेटिकल मेथड आपको बहुत ही आसान लगेगा, और इस मेथड को पक्का करने के लिए, पुख्ता करने के लिए मैं सारी एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व करूँगा, सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूँगा जो कि पास पेपर में आए। जनाब m और n की वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब n के हिसाब से भी b का रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर इन दोनों को हम कंबाइन करने की तरफ जाएंगे। तो कंबाइन करने के बाद ये सिलसिला हमारे सामने है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव कर दो बेटा, तो फिर आपके सामने क्या आ जाएगा इज इक्वल टू और के। तो ये आपने रेट एक्सप्रेशन लिख दिया। रेट एक्सप्रेशन के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये मैंने पीछे पहले मेथड में डिस्कस कर दिया है, यहाँ पर ये सेम ही है। आखिरी बात क्या आएगी, आखिरी बात ये है कि मैंने आपसे कहा था कि की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे। तो बस आपने क्या करना है, इस ही रेट एक्सप्रेशन के फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी डाउन करना है, और 3 सीरियल नंबर आपको दिए गए हैं ना, उसमें 3 डेटाज हैं, कोई भी एक डेटा हॉरिजॉन्टली ले लीजिए और हॉरिजॉन्टली डेटा लेने के बाद उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। देन आपके पास के आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड ऑर्डर के का आपने यूनिट यहाँ पे पुट कर देना है, और आपका न्यूमेरिकल इस तरीके से यहाँ पर फिनिश। अब मूव करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, और ये सेकंड न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए आया था सन 2013 में, ठीक है। बड़ी आसान सिचुएशन है, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम ए को देखें तो ए के एतबार से हमारे सामने क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है कि जब ए की कंसंट्रेशन डबल हुई तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। इसी तरीके से जब बी की कंसंट्रेशन डबल हुई, इस हाल में कि ए को कांस्टेंट रखा, तो तब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। आसान सी बात है बिल्कुल। अब इसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे फर्स्ट मेथड के ज़रिए। ये आ गया फर्स्ट मेथड, जिसमें हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, रेट एक्सप्रेशन को इस गिवन डेटा की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा कि जब कंसंट्रेशन ए की डबल हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए। इक्वेशन 1 का टैग लगा देंगे। फिर बारी आएगी बी की, और हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि जब बी की कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है तब भी रेट ऑफ रिएक्शन में डबल ही का डिफरेंस आ रहा है। तो वही सेम स्टेटमेंट हम बी के लिए रिपीट करेंगे, और यहाँ पे भी इस तरीके से रेट एक्सप्रेशन सामने आ जाएगी रिस्पेक्ट टू बी। इस पे इक्वेशन 2 का टैग लगा देंगे, और दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेने के बाद हमारे सामने ये रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम के का इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू के साथ, और ये पहला काम डन हो गया। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इन दोनों की पावर को हमें सम कर लेना है। तो सम कर लेने के बाद आप देखिए कि हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन निकल कर आया। इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ज़बरदस्ती पता नहीं क्यों सॉल्व कर रहे हैं, कि आप ये नहीं देख रहे कि पीछे इक्वेशन में 2 ही रिएक्टेंट दिए गए हैं तो सेकंड ऑर्डर ही होगा ना, तो आप ज़बरदस्ती इसको क्यों सॉल्व करवा रहे हैं। तो मैं कहूँगा बेटा थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए यहाँ तक कि हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ ना आ जाएँ।
तो पहले मेथड की बात का सेकंड मेथड भी देख लीजिए, मैथमेटिकल मेथड, जिसमें आप इसको मैथमेटिकल वे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा क्विक लेके चलूँगा क्योंकि पीछे इस चीज़ का एक्सप्लेन कर दिया है कि आप देखिए कि कंसंट्रेशन ए की वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में चेंज हो रही है और ये बड़ी वैल्यू है जो कि यकीनन ऊपर रखी जाएगी। और इसी तरीके से जब ये चेंज आएगा इसमें, तो यकीनन इसमें भी चेंज आएगा और चेंज क्या होगा, इजाफे वाला चेंज होगा। ठीक है, तो इजाफा हो रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 की तरफ कंसंट्रेशन में भी और किसमें, रेट में भी। तो इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपने इस रेशो में लेते वक्त ऊपर रखनी है, नॉमिनेटर में रखनी है, और डिनोमिनेटर में लोअर वैल्यू को रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या कर देना है, इन दोनों को डिवीजन कर देना है। डिवीजन कर देने के बाद आपके सामने m की पावर क्या निकल कर आएगी, जस्ट 1। ठीक है, इसी तरीके से आपने n की पावर निकालनी है कि आप देखिए कि अब b की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट सीरियल नंबर 1 से 3 में जाते हुए चेंज हो रही है। कितनी चेंज हो रही है, डबल चेंज हो रही है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल चेंज हो रहा है, जो कि हमने पीछे एक्सपेरिमेंट में देखा। यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे मैथमेटिकल वे में। ये तो रेट एक्सप्रेशन लिख दिया ना हमने ए का, उसके बाद अब n के लिए। ठीक है, थर्ड और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हमें क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। ये आ गई वैल्यूज स्टूडेंट्स, और फिर डिवाइड करने के बाद 2 की पावर n बराबर आ जाएगी जस्ट 2 के, और इस 2 पे अगर कोई पावर नहीं तो पावर क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 1 पावर लगा दीजिए, इस तरीके से n आपके सामने 1 आ जाएगा। b की रिस्पेक्ट से इसका रेट एक्सप्रेशन आएगा, और रेट एक्सप्रेशन आने के साथ ही क्या होगा, अब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद वही है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करना है, जिससे इज इक्वल टू और k आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करेंगे, a और b की पावर का सम कर लेंगे, जो कि क्या है, 1 और 1 1 को ऐड किया, सेकंड ऑर्डर आया। और अगर गलती से आपसे कह दिया जाए कि भाई ऐसे रिएक्शन का आप रेट कांस्टेंट के मालूम कीजिए, तो आपने क्या करना है, इसी रेट एक्सप्रेशन का सहारा लेते हुए वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करवानी है, और वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करने के बाद के को कैलकुलेट कर लेना है सेकंड ऑर्डर का यूनिट लगाते हुए। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल हो गए। अब मैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर रहा हूँ। थर्ड न्यूमेरिकल आपके सामने ये आया है 2009 में और 2019 में, 2 दफ़ा ये आ चुका है। ठीक है, अब ये 2 दफ़ा आया न्यूमेरिकल, इसमें ज़रा देखिएगा कि कंसंट्रेशन जब ए की डबल हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज़ कर गया, 4 टाइम इंक्रीज़ कर गया। यानी कि 4 टाइम्स कहने का मकसद क्या है कि 4 2 का स्क्वायर है। तो अब की दफ़ा आपकी बात जो है, जो आप सोच रहे होंगे यकीनन कि सर क्यों सॉल्व कर रहे हैं, 2 रिएक्टेंट है, सेकंड ऑर्डर है, बस जान छुड़ाएं लिख के, कैलकुलेशन से हमारा क्या वास्ता। तो अब यहाँ पर आप इस न्यूमेरिकल में बगौर देखिएगा अपनी इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ लिख के दिखा रहे हैं इस गिवन डेटा का, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना इंक्रीज़ कर गया। रेट ऑफ रिएक्शन का 4 गुना इंक्रीज़ कर जाना आपको ये बात बता रहा है कि रिएक्शन स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2 इंक्रीज़ हुआ। ये जो स्क्वायर हमने लिखा है ना, ये स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से रेट एक्सप्रेशन के ऊपर हमें लिखा हुआ दिखाई देगा, और ये आपके पास आ गई पहली बात। अब दूसरी बात करने के लिए आप देख लीजिए कि ए को कांस्टेंट हो जाना है, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 3 में जाते हुए हुआ, और इस दौरान बी की कंसंट्रेशन में क्या हुआ, 3 गुना इजाफा आ गया। सिंपल सी बात है, जब बी की कंसंट्रेशन में 3 गुना इजाफा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी 3 गुना इजाफा हुआ। ये बात मैं आपको बता दूं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी आइडियलिटी पर ऊपर है। ये अक्सर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बड़ी मुश्किल समय मिलते हैं, और थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो सकता। तो बी की रिस्पेक्ट से सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर हमारे सामने आ रहा है कि जब इसमें 3 गुना इजाफा हुआ तो इसमें भी 3 गुना इजाफा हुआ। जस्ट लीनियर हमारे सामने क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ये देखिए, जब इसमें 3 गुना इजाफा किया हमने तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी 3 गुना इजाफा हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख के दिखा देंगे। इस पे इक्वेशन 2 का टैग, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद ये सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, इज इक्वल टू के आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, हम पावर्स का सम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पावर को सम किया तो हमारे सामने क्या आया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको मैथमेटिकल वे में भी हम जज करेंगे, और मैथमेटिकल वे में भी सवाल यही है, वही बात है कि सेकंड मेथड के नीचे हेडिंग डाल लो, सवाल दोबारा कॉपी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही मफरूज़ा कायम करेंगे कि m और n यहाँ पर हम ले रहे हैं, जो कि रिएक्टेंट्स में a और b की पावर है रेट एक्सप्रेशन में। उसके बाद वैल्यू ऑफ m मालूम करेंगे, जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 का सहारा लेंगे, जिसमें a तो बढ़ा लेकिन b कांस्टेंट रहा, और बड़ी वैल्यू यकीनन वो नॉमिनेटर में आती है। फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद डिवीजन कर लेने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 4, और 4 क्या है, वो 2 का स्क्वायर है।
तो m किसके सामने आ रहा है, 2 के सामने आ रहा है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 2 निकल कर आई, जिसको हम रेट एक्सप्रेशन में लिख देंगे। अब उसके बाद इक्वेशन का टैग लगाएंगे और फिर n की तरफ कैलकुलेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये बात हम देख ही चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में b में चेंज आया, उसकी वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के साथ आपके सामने रिजल्ट आया, और यहाँ पर आप 3 की पावर कुछ नहीं देखेंगे तो आप 1 लगा देंगे तो n के सामने 1 आ गया, तो n की वैल्यू आपके सामने 1 निकल कर आई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यही करना है कि आपने इसकी इक्वेशन बनानी है और दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेने के साथ ही आपने इसकी बाकायदा रेट एक्सप्रेशन हासिल कर लेनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या कर लेना है, सम कर लेना है पावर्स का रेट एक्सप्रेशन में या रेट लॉ में, और इस तरीके से थर्ड ऑर्डर आ गया। बिलफर्ज अगर आपसे कहा जाए कि इसका रेट कांस्टेंट मालूम करें तो फिर आपने क्या करना होगा कि ये रेट एक्सप्रेशन उतारने के बाद वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूशन करवानी है, और वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूशन करवा लेने के साथ ही के को मालूम कर लेना है अलॉन्ग विद इट्स यूनिट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जनाब ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। अब हम एक और न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा आपके सामने नहीं रखूँगा, सिंपली आपके सामने सोल्यूशन रखा है, इसको खुद से ट्राई करना। 2007 में जाके इन्होंने ये सारी बातें वाजे कर दी कि भाई रेट एक्सप्रेशन लिख के दो, रेट कांस्टेंट मालूम करके दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जब आपने कंसनट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड की डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज़ कर गया, 4 टाइम्स। बिकॉज अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सामने 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन स्क्वायर टाइम ऑफ 2 इंक्रीज़ कर गया। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ए ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है। फिर देखो अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 3 में जंप लगाओ तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसनट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, बिकॉज वो चेंज नहीं हुई। लेकिन ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है, मोर प्रिसाइजली ऑक्सीजन गैस जो कंसनट्रेशन है वो अब चेंज हुई, और कितनी चेंज हुई, डबल चेंज हुई, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया। लीनियर रिलेशन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाली कंडीशन है, ठीक है। इसी m और n को यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल वे में आपके सामने सॉल्व कर दिया है कि जिससे बात साबित हो जाएगी कि जो a की पावर है वो 2 है और b की पावर जो 1 है वो किस तरीके से है, ऑब्जर्वेशन करते हुए भी और मैथमेटिकल वे में भी सॉल्व करते हुए। उसके बाद इसका रेट एक्सप्रेशन हम लिख के देंगे, पहला काम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करके देंगे दूसरा काम, और रेट कांस्टेंट करके निकाल के देंगे इन्हें तीसरा काम, और इस तरीके से न्यूमेरिकल आपका ख़त्म हो जाएगा। अब एक सैम्पल न्यूमेरिकल आपको ये करवाना है कि हम अभी तक क्या बात कर रहे हैं कि कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। मिसाल के तौर पे कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने के बजाय अगर डिक्रीज़ कर जाए तो क्या मामला होगा। तो ये एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आपके सामने रखा है कि यहाँ पे देखो ए की कंसनट्रेशन को मैंने बढ़ा दिया, लेकिन बी की कंसनट्रेशन मैंने क्या कर दी, कमी कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है इतनी आसानी से नहीं लग सकेगा, तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए आपको मैथमेटिकल मेथड आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड ही यूज़ होगा। अब अगर मैं मैथमेटिकल मेथड लगा रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि कंसनट्रेशन अगर ए की डबल हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, बिकॉज अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 10 हासिल हो जाएगा। तो इस बात को मैं सोल्यूशन में कैलकुलेट करके देखूँगा, और कैलकुलेट करने के बाद यकीनन मेरे सामने जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो m की पावर 1 आना चाहिए, जो आपके सामने। अब जरा देखो सवाल हमारे सामने से छुप जाएगा। मैंने किया ये कि 0.1 को 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरे सामने आएगा 0.0333, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि 5 को एक दफ़ा 3 से डिवाइड किया, फिर दूसरी दफ़ा भी 3 से डिवाइड किया, यानी कि ये 3 गुना डिक्रीज़ हुआ तो ये 9 टाइम्स डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो अब इसको मैंने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बात को मैं स्टेटमेंट के तौर पे लिखना चाहूँगा फर्स्ट मेथड के तरीके से, तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे मौके पे मुझे मैथमेटिकल मेथड आना चाहिए। तो आइए मैथमेटिकल वे में इसको ज़रा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सवाल उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा, और सवाल उतारने के बाद आप इसको अच्छे अंदाज से देख सकेंगे, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू ऊपर आनी है, और जो तीसरे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है वो छोटी है, बिकॉज मैंने उसको डिवाइड किया है ना, तो इस वजह से यहाँ पर तीसरी वैल्यू को ऊपर नहीं रख रहे, यानी तीसरे एक्सपेरिमेंट को हम ऊपर नहीं रख रहे, इसको नीचे रख रहे हैं, बिकॉज उसमें डिवाइड हुई छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने ये रिलेशन आएगा, और साथ में अब देखिए क्या होगा कि आप 9 को क्या पाते हैं, 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है n की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से ये क्या है आपके सामने, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू b। दोनों को कंबाइन कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने टैग नहीं लगाया, लेकिन आप टैग लगा लीजिएगा इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, और दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1,
और ये आपकी आ गई है इक्वेशन नंबर 2। आई होप अब आपके लिए आसानी होगी। और इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो ये हमारे सामने रेट एक्सप्रेशन आ गई, जिसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। और फर्दर सिंप्लीफाई करने का मकसद ये है कि अब हमें क्या करना होगा, साइन ऑफ इक्वालिटी को लेकर आना होगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हुए अलॉन्ग विद द कांस्टेंट के। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए कि हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और इज इक्वल टू के का इजाफा कर दिया, कि जिसके साथ ही आपके सामने क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन पावर्स को सम कर लेने से। और अगर आपसे कहा जाए कि के की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यकीनन आप के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके सामने रेट कांस्टेंट के आ जाएगा, जिसका यूनिट आप थर्ड ऑर्डर वाला यहाँ यूज़ करेंगे और इस तरीके से न्यूमेरिकल फिनिश हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी और जो दोनों मेथड आपको सिखाए हैं वो भी ज़रूर समझ में आए होंगे। इंक्रीजिंग के साथ एक डिक्रीजिंग फैक्टर का न्यूमेरिकल भी आपके सामने रखा ताकि आपको बात बेहतर अंदाज से समझ आ सके। तो आज की वीडियो पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।